नमस्कार बच्चों, नाइन्थ क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने कृतिका हिंदी की किताब कृतिका भाग 1 का पाठ 2 पढ़ा था, जिसे हमने आधा ही पढ़ा था और आधा शेष जो बचा हुआ भाग है वो आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने पाठ खत्म किया था कि लेखिका बताती है कि पिताजी ने उसे एक उपन्यास दिया था, लेखिका ने उसे पढ़ा था। तो लेखिका बताती है कि लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग ने उसको बहुत ही प्रभावित किया था, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, व कट गुलाब उपन्यास के कई अंश। इस तरह से लेखिका को इन सभी ने बहुत प्रभावित किया था। अब लेखिका बताती है कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। लेखिका बताती है कि माँ जी यानी परदादी की जो मन्नत थी, उसी का ये असर था कि किसी ने हमें हीन भावना का शिकार होने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हम लड़की थी और पहले आप सभी को पता है कि लड़कियों का जन्म होना शुभ नहीं मानते थे, लड़कियों को भी अशुभ मानते थे लोग। तो इस तरह से लेखिका बताती कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता था और हमारे गांव में भी ऐसा नहीं था, क्योंकि परदादी की इच्छा थी कि घर में बेटियों का ही जन्म हो। तो इस कारण से हमें हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ा। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लिख पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ, लेकिन वह लेखिका बनी। लेखिका अवतार यानी वह लेखिका बनी बड़ी होकर, मंजुल भगत। जब वो लेखिका बनी तो उसका नाम रखा गया उसका नाम था मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद ही शुरू किया था और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़ी नहीं आई। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा था, बाहर का नाम मृदुला था। मैंने भी जब शादी की तो उसके बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका के नाम मेरा मृदुला गर्ग चला। मुझे याद है, जब हमने लिखना शुरू किया, उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। लेखिका बताती कि मैंने जब लिखना शुरू किया था तो उससे कुछ समय पहले ही नारीवाद का चलन बहुत हुआ था। शादी के बाद नाम बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। जब नारीवाद हुआ था तो उस समय ये था कि शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी समय चला था, कि शादी के बाद लड़की अपना नाम नहीं बदलेगी, ये उस समय ऐसा रिवाज चला था। मन्नू मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हो। लेखिका बताती है कि हमें लोग पूछते थे। हमें मन्नू भंडारी का हवाला देकर उसका उसका उदाहरण देकर हवाला देकर यानी उसका उदाहरण देकर लोग हमसे कहते थे कि आप इतनी पोंगापंथी यानी ढीली ढाली सी सुस्त वगैरह क्यों हो, घर गुस्सो क्यों हो, घर में ही क्यों रहती है और आप लोगों ने अपना नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था और शायद अभी भी इसका जवाब नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान थोड़ी होता है। मैंने देखा भी नहीं है नुकसान होते हुए। पूछने को तो पिताजी से भी लोग ये पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। लेखिका बताती है कि नाम बदलने से कोई अपने व्यक्तित्व का नुकसान नहीं होता है और मैंने कभी व्यक्तित्व का नुकसान होते हुए देखा भी नहीं। लेखिका कहती कि वैसे तो मेरे पिताजी से भी लोग पूछते थे कि आपकी बेटी 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी का नाम आपने 2-2 नाम रख दिए। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का नाम चित्रा है। वह नहीं लिखती थी, उसका कहना है कि इसलिए नहीं लिखती थी क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। लेखिका कहती है कि मेरे से छोटी जो बहन थी उसका नाम चित्रा था और वो लिखने का काम नहीं करती थी। वो इसलिए नहीं लिखती थी, वो उससे जब कहा जाता था वो कहती थी कि मैं किस लिए लिखूँ? यदि मैं लिखूँ तो घर का भी तो उसे कोई पढ़े। ख़ैर उसके बाद चौथी, 5वीं बेटियाँ पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात ज़माने की सुनी कि उनका एक-एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव ही उसमें जा फँसे। लेखिका बताती रेणु और चित्रा ही ऐसी थी जो लेखन कार्य से बची रही, बाकी हम घर में हम 3 बहनें और राजीव लिखने का कार्य करते थे। अचला और राजीव उसमें फँसे गए और अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक़्त के बदलाव की लाज रखते हुए उसने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। पर राजीव जो था वो हिंदी के हवाले यानी उसने हिंदी लिखना शुरू किया। हम 4 लिखते थे यानी 3 बहनें और भाई हम लिखते थे। तमाम खानदान हमें पढ़ता था, लेकिन मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता था। लेखिका कहती पूरा खानदान, पूरा परिवार जो था वो हमें पढ़ता था, लेकिन ससुराल का जो परिवार था, मेरे ससुराल का परिवार, वो मेरी
लिखे हुए लेख नहीं पढ़ता था। इस तथ्य को हज़म करने में मुझे काफ़ी वक़्त लगा, इस बात को हज़म करने में मुझे काफ़ी वक़्त लगा कि सब पढ़ते हैं लेकिन मेरे ससुराल वाले इस बात को क्यों नज़रअंदाज करते हैं। तो इसे समझने में मुझे बहुत काफ़ी वक़्त लगा। इसके फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा। लेखिका कहती है कि खैर मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें साँस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो। समझ में आता है जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था कि कोई दम नहीं घुटता, साँस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर हैं, तो गैर लेखिका बहनें जो हैं वो सवा शेर हैं। लेखिका बताती है कि हम अगर लेखन कार्य में शेर हैं, तो हमारी जो गैर लेखिका यानी जो नहीं लिखने वाली बहनें हैं, वो सवा शेर हैं। चौथे नंबर वाली बहन रेणु का तो आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती थी। तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती थी क्योंकि रेणु बहुत ज़िद्दी थी। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा-सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक लगता है, जो शायद था भी। लेखिका कहती है कि रेणु का कहना था कि छोटे से रास्ते को पार करने के लिए यदि गाड़ी का इस्तेमाल किया जाए, गाड़ी में बैठूँ, तो ये सामंतशाही लगता है। यानी ऐसा लगता है कि शाही घराने की लड़की हूँ और मैं छोटे रास्ते को भी पैदल तय नहीं कर सकती, तो ऐसा लगता है और शायद ऐसा था भी क्योंकि उनके पिताजी उनके जो नाना जी और दादा के परिवार वाले जो लोग थे, वो मतलब वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे। तो लेखिका कहती कि पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फ़ारिग यानी निवृत्त होना, यानी करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिताजी काफ़ी कूरते-भूनते रहते थे। जब देखते थे कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे-पीछे पसीने से तरबतर, खरामा-खरामा बचपन खरामा-खरामा यानी धीरे-धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल मिथेया थीमेया को पत्र लिखकर उसका चित्र मँगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था, गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज़ था। लेखिका कहती है कि जो अम, रेणु का जो रुतबा था, वो आस-पड़ोस में भी ज़्यादा बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ ही गाड़ी में उसे बैठना अच्छा नहीं लगता था, उसके साथ ही उसे इम्तिहान देना भी अच्छा नहीं लगता था। उससे भी वो परहेज़ करती थी। इम्तिहान यानी परीक्षा। स्कूल को तो जैसे-तैसे उसने पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले तो मुझे ये समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूँगी। अब लेखिका बताती है कि जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई, जैसे-तैसे करके उसने विद्यालय तो पार कर लिया, स्कूल लेकिन बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वो इस जिद पर अड़ गई कि पहले तो मुझे ये समझाया जाए कि बीए करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप समझाओगे तभी मैं बीए करूँगी। लेखिका बताती है कि पर अगर मुझे यकीन आ गया हो कि हाँ, कोई फ़ायदा है वरना नहीं। लेखिका कहती है कि उसने कहा कि यदि मुझे यकीन हो गया कि हाँ, देने में फ़ायदा है तब तो दूँगी, नहीं तो मैं नहीं दूँगी। हमने तरह-तरह के तर्क दिए, माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज़्ज़त से देखेंगे, वगैरह-वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को ना खुद उन्हें। लेखिका बताती है कि माँ ने कहा पिताजी से पूछो कि पढ़ने बीए करने से क्या फ़ायदा है? तो पिताजी ने कहा कि तुम नौकरी कर पाओगी, शादी अच्छी जगह होगी, लोग तुम्हें इज़्ज़त से देखेंगे। अनेक तरह के उसे तर्क दिए, लेकिन उसे कोई भी तर्क विश्वसनीय नहीं लगा और शायद पिताजी को भी ये तर्क विश्वसनीय नहीं लगा कि मुझे ये सब कहने से कोई मतलब नहीं है। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया कि वही वही तर्क पिताजी ने उसके सामने रखा, जो युगों से लोग करते आ रहे हैं कि माता-पिता अगर कहते हैं कि माँ-बाप के काम आता रहा है, हमेशा से माता-पिता एक ही बात कहते हैं कि बीए करो क्योंकि मैंने कहा है तुम्हें करना है। अब फ़ायदा हो या नुकसान हो, लेकिन मैंने कहा है तुम्हें करना है तो करना है। तो रेणु ने भी जैसे-तैसे करके बीए तो कर लिया, सिर्फ़ पिता की खुशी के लिए किया यानी पास होने लायक नंबर लाकर बीए पास कर लिया। सच बोलने में वह माँ से 2 कदम आगे हैं। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते थे कि वह मज़ाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हँसाए रख लेती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, "नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ।" लेखिका बताती है कि रेणु उम, सच बोलने में तो माँ से भी 2 कदम आगे थी और आधा समय तो लोग उसके बारे में यही सोच कर निकालते थे कि जब वो सच बोलती थी, लोग कहते थे कि शायद मज़ाक कर रही होगी। लेकिन वह लोगों को हँसाती थी, इसी बात पर वो लोगों को हँसाए रखती थी। आज भी उसे यदि कोई व्यक्ति भेंट देता है, उपहार देता है, उपहार में यदि उसे इत्र देता है, तो वो कहती है कि नहीं मुझे ये इत्र नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो रोज़ लगाती हूँ। इत्र तो वो लगाते हैं जो कभी-कभार ही नहाते हैं।
अब लेखिका बताती कि तीसरे नंबर की बहन जो चित्रा है, वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द यानी शिष्य। लेखिका बताती है कि तीसरे नंबर की जो बहन थी जिसका नाम चित्रा था, वह पढ़ने तो जाती थी लेकिन खुद पढ़ने से ज़्यादा उसे दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि थी। तो इसलिए वह दूसरों को पढ़ाती थी, तो जो उससे पढ़ते थे उनके नंबर तो अच्छे आते थे परीक्षा में, उसके अंक कम आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से करेगी। मुश्किल यह था कि हमारे माँ-बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। उसके निर्णय से वो नहीं समझ पा रहा था, कि वो जान नहीं रहा था कि आखिर कैसे उसने मुझे एक ही बार में पसंद कर लिया। माता-पिता भी उससे वाकिफ़ नहीं थे और वो लड़का भी उससे वाकिफ़ नहीं था। पर उसका कहना था, लड़की कह लेखिका बताती कि उसका कहना था कि वो जो सोच लेती है, वो करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। लेखिका बताती कि वो जो सोच लेती, वो करके रहती है। उसकी शादी उसी लड़के से हुई और शादी के बाद भी कोई मुश्किल नहीं आई उसकी ज़िंदगी में। अब लेखिका बताती कि उसने कहा कि मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं सोच लेती हूँ, वो होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। अब लेखिका बताती कि उस लड़के ने भी यही कहा कि जब लड़की मेरे से मिली तो उसने मुझे पहली बार में ही बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो होकर रहता है। तो मैंने भी ज़्यादा बात आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में ही मैंने भी हथियार डाल दी, क्योंकि लड़के को भी चित्रा पसंद आ गई थी। लेखिका बताती है कि हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पढ़ती रही, पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लिख पर नहीं चल पाई। घर-बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं। मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। अब लेखिका बताती है कि एक बात हम सब में एक सी रही, घर-बार को हमने परंपरागत तरीके से भले न चलाया हो और उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की, उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। इसलिए शायद कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिखा था कि हम सभी विश्वास करती रही होगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। लेखिका बताती है कि हम सभी बहनों में एक खासियत ये थी कि परंपरागत तरीके से हमने अपने घर-बार को भले ही ना सँभाला हो, लेकिन हमने अपने घर को तोड़ा भी नहीं। एक बार जिससे शादी की उसे कायम रखा, चाहे शादी तलाक की कगार पर खड़ी हो, तो भी उस कगार को तोड़कर हम आगे नहीं बढ़े और डूबे भी नहीं। शायद इसलिए भी था कि मैंने लेखिका बताती है कि मैंने एक उपन्यास में लिखा भी था कि हम सभी विश्वास करती हैं कि आदमी के बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेखिका बताती है कि यदि आदमी बदल जाता है तो भी उसमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यदि हमें हमें अगर कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्ज़ी से जीवन को जी लेना चाहिए। तो इसमें भी बहुत कुछ काफ़ी ये भी बहुत कुछ काफ़ी है। लेखिका बताती है कि शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति-पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने जाते तो अलग-अलग दड़बों में बैठते थे। दड़बे यानी अलग-अलग भाग में। लेखिका बताती है कि शादी के बाद जब मैं बिहार के एक छोटे कस्बे जिसका नाम डालमिया नगर था, वहाँ गई रहने, तो वहाँ का माहौल ऐसा था कि मर्द और औरतें चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, आपस में अगर पिक्चर देखने भी जाते थे थिएटर में, तो वो अलग अलग भाग में बैठेंगे। पति और पत्नी दोनों पुरुष पुरुष की जगह और महिला महिला की जगह बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने का मुझे शौक था। मैं बहुत शौकीन थी। तो मैंने उसके चलन से हार नहीं मानी, कि मैंने बिहार का जो चलन था उससे हार नहीं मानी, और साल भर के भीतर ही वहाँ जितनी भी शादीशुदा औरतें थी आस-पास में मेरे, उन सबको दूसरे पराये मर्दों के साथ नाटक में शामिल कर लिया था। यानी नाटक करने के लिए मैंने उनको मना लिया था। अब लेखिका कहती है कि अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए और उन नाटकों के आधार पर ही, उन नाटकों से ही हमने अकाल राहत कोष के लिए, उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया था। उन नाटकों से ही हमने अकाल राहत के लिए पैसा इकट्ठा किया था। अब 4 साल के बाद लेखिका बताती कि ह वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अब लेखिका बताती है कि वहाँ से मैं निकल गई बिहार से और कर्नाटक गई, तो कर्नाटक का एक छोटा-सा कस्बा था बागलकोट, वहाँ पहुँच गई। वहाँ मेरे 2 बच्चे हो चुके वहाँ जा गई तब मेरे 2 बच्चे हो चुके थे और वो स्कूल पहुँचने की उम्र तक आ गए थे, पर वहाँ ढंग का कोई स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की, प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। प्राइमरी यानी जो 5वीं तक की स्कूल होती है छोटी,
पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, अपना प्रयत्न यानी अपना जो कार्य था वो जारी रखा, इसरार यानी कार्य। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएँ कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया कि मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्षों तक चलेगा। लेखिका कहती है कि जो सीमेंट कारखाने के जो मालिक थे, उन्होंने हमसे कहा कि हम स्कूल तो खोल देंगे, लेकिन आप हमें ये बताएँ, आप हमें ये वादा कीजिए कि स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा। तो लेखिका कहती है कि मुझे ये बात सुनकर गुस्सा आ गया और मैंने उनसे कहा, स्कूल की तो छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। तो इस बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा कि बच्चों के नहीं पढ़ पाने की जो समस्या है वो आपकी है, मेरी नहीं। मेरे बच्चे नहीं है, आपकी है। लेखिका कहती है कि जो सीमेंट फैक्ट्री के जो मालिक थे उनकी बात तो कड़वी थी पर 100% सच भी थी, क्योंकि बच्चे तो आखिर मेरे ही थे। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएँ पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उनसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से ये व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफ़सरों के बच्चे उस स्कूल में पढ़े। बाद में अलग-अलग शहरों के अलग-अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ख्यात यानी प्रसिद्ध। तो लेखिका कहती है कि मैंने फिर ये ठान लिया था कि मैं खुद ही अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषा पढ़ाने वाला एक प्राइमरी स्कूल खोलूँगी और उसे सरकारी मान्यता भी दिलाऊँगी कर्नाटक से। तो इस तरह से उसकी मेहनत और लगन से जो वहाँ के कुछ मेहनती और जो खिसके हुए से लोग थे, जो पढ़े-लिखे से जो लोग थे, उनकी मदद से ये व्रत पूरा हुआ, स्कूल खुला और उसके बच्चे और बड़े-बड़े अफ़सरों जो वहाँ पर छोटे-मोटे जो अफ़सर रहते थे, उनके बच्चे भी उस स्कूल में पढ़े और बाद में यहाँ से निकल कर शहर के बड़े-बड़े स्कूलों में, जो प्रसिद्ध स्कूल थे, वहाँ उन्हें दाखिला भी मिल गया। लेखिका बताती कि ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने ज़िद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका, अपनी राह खुद तलाशता रहा। लेखिका बताती है कि मैं अपनी मेरे ज़िद्दीपन के बहुत सारे ऐसे नमूने हैं, जिसे मैंने पेश भी किए हैं। कुछ नमूने ऐसे हैं जिन्हें मैंने नहीं बताया। लेकिन उन सब में जो सबसे ज़िद्दीपन वाला नमूना था, वो मेरा लेखन कार्य है, जिसे मैंने शुरू से लेकर अब तक चलाया है और मैं उस लेख से बिल्कुल खिसकी तक नहीं। अपनी राह खुद तलाशता रहा, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुँच सकते। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। लेखिका बताती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के होने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुँच सकी। 1950 के अंतिम दौर की बात है। एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई और दिल्ली की खासियत ये थी कि थोड़ा-सा पानी बरसने पर ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती थी। पुलों के नीचे पानी भर जाता था, तमाम यातायात ठप हो जाता था। इसी कयामती यानी विनाशकारी बारिश के कारण बात तो अब सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। तो उस दिन भी जो बारिश हुई थी विनाशकारी, उस दिन सरकारी दफ्तरों में दफ्तरों में जो पहला जो खंड था, जो खंड ऊपर खंड जो दफ्तर होते हैं, बिल्डिंग वाले, उन दफ्तरों में जो पहले खंड का पहला जो खंड था, वहाँ की जो वहाँ अफ़सरों की जो फाइलें पड़ी थी, सरकारी अफ़सरों की जो फाइलें वगैरह थी, वो पानी में तैरने लगी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। ज़ाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई होगी। लेखिका बताती कि कोई बसें भी, कोई गाड़ी, वाहन कोई सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा था। तो ज़ाहिर है कि रेणु की स्कूल की भी कोई बस उसे लेने नहीं आएगी। लेकिन रेणु ने कहा, "कोई बात नहीं, बस नहीं आएगी तो मैं पैदल चली जाऊँगी।" सबने उसे बहुत समझाया, "स्कूल बंद होगा, मत जाओ।" उसने कहा, "आपको कैसे पता कि इस सवाल का माकूल यानी उचित जवाब किसी के पास नहीं था।" लेखिका कहती कि उसने कहा कि आपको कैसे पता कि बस आएगी या नहीं आई, स्कूल बंद होगा या खुला होगा? तो इसका कोई उचित जवाब किसी के पास घर में नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी फ़ोन रहा होगा, पर बारिश के चलते हुए वह भी ठप पड़ा था, तो स्कूल में फ़ोन करके पता भी नहीं कर पा सकते थे कि स्कूल खुला है या बंद। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह रही कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था कि वह बंद होगा, चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को किसी का मलाल नहीं,
किसी का कोई मलाल नहीं। जैसे ही रेणु स्कूल पहुँची तो चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया कि आज स्कूल बंद है लेकिन बच्ची स्कूल आई। तो रेणु को इस बात का कोई दुःख नहीं था, मलाल यानी दुःख, इस बात का कोई दुःख नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुँची। सबने कहा, "हमने पहले ही कहा था।" उसने कहा, "स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया?" लेखिका बताती है कि हमने उससे कहा कि हमने पहले ही कहा था। तो वो बोली, "स्कूल बंद था इसलिए मैं वापस आई। इसमें आप लोगों का कहना कहाँ से आ गया?" तो लेखिका कहती है कि सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह-जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले यानी बिल्कुल एकदम सूनापन-सा जो होता है, बिल्कुल अकेलापन सूना-सा जो होता है उसे कहते हैं निचाट। अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, सच अकेलेपन का मज़ा कुछ और ही है। वास्तव में बच्चों, कहानी बहुत अच्छी थी। इस कहानी में हमने एक बात तो समझी है कि रेणु और मृदुला जो थी, वो दोनों ज़िद्दी थी। मृदुला भी ज़िद्दी थी, अपनी उसने जो सोचा लेखन कार्य करने का तो उसने उस कार्य को आगे बढ़ाया, और रेणु भी बहुत ज़िद्दी थी, जो वो सोचती थी वो उसे करके रहती थी। तो दोनों में एक ख़ासियत रही कि रेणु और मृदुला जो थी, वो दोनों ऐसी थी कि रेणु ने सोचा कि मैं स्कूल जाऊँगी, तो वो गई। बारिश के मौसम में भी वो 2 मील चलकर स्कूल गई। वो गई, स्कूल बंद थी, वो वापस आई। इसी तरह से मृदुला भी ऐसी थी कि उसने जो कार्य सोच लिया, जो सोचा वो कर लिया, वो करके रहती थी। लेखिका भी अपने साहस के बल पर कार्य करती थी। उसने अपने साहस के बल पर बिहार की जो रूढ़िवादी परंपरा थी, उसमें रहकर भी उसके बीच में रहकर, उस रूढ़िवादी परंपरा के बीच में रहकर भी नारी जागृति का उसने कार्य किया, और कर्नाटक में बागलकोट में स्कूल खोलने का साहसी कार्य किया और प्राइमरी स्कूल खुलवाया। तो इस तरह से रेणु और मृदुला जो थी, वो हठी स्वभाव की धनी थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने यही पढ़ा कि हमें अपने हम जो काम सोचते हैं, हम जो बात सोचते हैं, तो हमें उसे करके रहना चाहिए और करके ही दम लेना चाहिए। हम जब अपनी हिम्मत से किसी कार्य को करेंगे तो काम ज़रूर सफल होता है बच्चों। इसलिए ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।